हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजिलेशंस क्लास। मैं इसी में साथ सोशल साइंस में एक नया टॉपिक लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भौगोलिक स्वरूप और यह इस टॉपिक का पार्ट 2 है, ऑस्ट्रेलिया का धरातलीय स्वरूप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को धरातल की बनावट के आधार पर 4 भागों में बांटा जा सकता है। यानी ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसे 4 भागों में बांटा गया है और यह है इसका तीसरा भाग है पूर्वी पर्वत श्रेणियां। तो महाद्वीप के पूर्वी तट पर उत्तर में केप यार्क प्रायद्वीप से दक्षिण में तस्मानिया द्वीप तक तट के समानांतर इन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। यानी ये जो पूर्वी पर्वत श्रेणियों की हम बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की पूर्व दिशा में जो पर्वत श्रेणियां हैं जिन्हें हम पूर्वी पर्वत श्रेणियों के नाम से जानते हैं, तो पूर्वी महाद्वीप के पूर्वी तट पर यानी महाद्वीप का जो पूर्वी दिशा है, पूर्वी तट पर उत्तर में केप यार्क प्रायद्वीप से दक्षिण में तस्मानिया द्वीप तक, यानी केप यार्क जो प्रायद्वीप है उससे लेकर दक्षिण में तस्मानिया द्वीप तक, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण दिशा में तस्मानिया द्वीप है, वहां तक समानांतर यानी कि समानांतर से इन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। यह ऊंचे ऊंचे पठारों की लंबी पट्टी है जिसे हम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की पूर्व दिशा से लेकर दक्षिण दिशा तक कई पर्वत श्रेणियां फैली हुई हैं और ये काफ़ी ऊंची ऊंची हैं और इन ऊंचे ऊंचे पठारों की लंबी सक्रिय पट्टी है जिसे हम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जानते हैं। यानी कि इन पर्वत श्रेणियों को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है। यह पर्वत श्रेणियां दक्षिण में ज़्यादा सक्रिय व ऊंची हैं। यानी ये जो पर्वत श्रेणियां हैं पूर्व से लेकर दक्षिण तक, ये इनकी दक्षिण में लंबाई यानी कि इनकी दक्षिण में ऊंचाई बढ़ती गई है, ये काफ़ी ऊंची गई हैं और फिर सक्रिय होती गई हैं। यानी इनकी चौड़ाई कम हो गई है और ऊंचाई बढ़ गई है। कोसी-युस्को जिसकी ऊंचाई है 2230 मीटर, ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? कोसी-युस्को, जिसकी ऊंचाई है 2230 मीटर। यह इस महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, यानी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। जैसे हमारे देश में हिमालय है और हिमालय जो कि हिमालय की माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची जो चोटी है वह है कोसी-युस्को और जिसकी ऊंचाई है 2230 मीटर। अब हम बात करेंगे तटीय मैदान की। तटीय मैदान महाद्वीप के चारों ओर महासागरीय जल है। यानी जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसके चारों ओर महासागरीय जल है। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप चारों ओर महासागरों से घिरा हुआ है। सागर से नहीं बल्कि महासागर से, तो महासागरों से यह महाद्वीप पूरी तरीके से चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए इसे एक द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो महाद्वीप के चारों ओर सकरे समुद्र तटीय मैदान पाए जाते हैं। कैसे मैदान पाए जाते हैं? सकरे, यानी कि जिनकी चौड़ाई काफ़ी कम है। तो महाद्वीप के चारों ओर सकरे समुद्र तटीय मैदान पाए जाते हैं। यहाँ समुद्री रेत और नदियों के मुहाने पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक तो समुद्री रेत पाई जाती है और इसके अलावा नदियों के मुहाने पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इस तरह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ये तटीय मैदान हैं। अब हम बात करेंगे प्रवाल भित्ति यानी कि मूंगे की चट्टान। तो मूंगे की चट्टान ऑस्ट्रेलिया, ये जो हम बात कर रहे थे तटीय मैदान की, यह इसी का पार्ट है तटीय मैदान। तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक विशाल प्रवाल भित्ति मूंगे की चट्टान पाई जाती है। यानी कौन सी दिशा में? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर और पूर्वी दिशा में पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक विशाल प्रवाल भित्ति पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है प्रवाल भित्ति? समुद्र के अंदर, पूर्वी तट पर उत्तर और पूर्वी ये दिशा है इस विशाल प्रवाल भित्ति की जहाँ पर ये पाई जाती है।
जिसे हम मूंगे की चट्टान भी कहते हैं। इसे यहाँ ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्वी तट पर एक समुद्र में एक विशाल प्रवाल भित्ति पाई जाती है, और जो कौन से पत्थर की है? मूंगे की पत्थर की है। ये पत्थर का एक प्रकार होता है मूंगा, तो मूंगे की पत्थर की चट्टान है, और ये कहाँ पर है? समुद्र की तली में है, और इसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। और ये विश्व प्रसिद्ध है। ये ग्रेट बैरियर रीफ विश्व प्रसिद्ध इस प्रवाल भित्ति की लंबाई है 920 किलोमीटर। यानी ये जो प्रवाल भित्ति है इसकी लंबाई कितनी है? काफ़ी ज़्यादा है, 1920 किलोमीटर, कम नहीं है, यानी काफ़ी दूरी तक, लगभग ये 1920 यानी कि 2000 किलोमीटर की रेंज के अंदर ये कम से कम मानी जाती है, और तट से 11 किलोमीटर से लगभग 100 किलोमीटर दूर तक ये फैली हुई है। यानी तट से कितनी है? ये लंबाई है इसकी 1920 किलोमीटर, और ये तट से 11 किलोमीटर से लगभग 11 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर दूर तक ये फैली हुई है। इस प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रवाल नाम के अत्यंत छोटे छोटे जीवों के अस्थि पंजरों के जवाब से हुआ है। यानी ये जो ग्रेट बैरियर रीफ जिसे हम कहते हैं, ये प्रवाल भित्ति, इसका निर्माण कैसे हुआ है, ये कैसे बनी है? तो ये प्रवाल भित्ति समुद्र में पाए जाने वाले अत्यंत छोटे छोटे जीवों के अस्थि पंजरों के जवाब से हुआ है। प्रवाल एक प्रकार के समुद्र के छोटे जीव होते हैं। क्या होते हैं प्रवाल? प्रवाल एक प्रकार के छोटे समुद्री जीव होते हैं जो कि समुद्र के अंदर ही पाए जाते हैं, और जो कि समुद्र की तली की चट्टानों से चिपके रहते हैं। यानी समुद्र की जो तली होती है सबसे नीचे, प्रवाल उष्णकटिबंधी समुद्रों के स्वच्छ और उथले जल में ही अच्छी तरह पनपते हैं। यानी ये जो समुद्री जीव होते हैं ये कहाँ पर अधिक मात्रा में पनपते हैं? ये उष्णकटिबंधी समुद्रों के स्वच्छ और उथले जल में, यानी कि ये ज़्यादा गहरे जल में ये नहीं पनपते हैं, और स्वच्छ और उथले जल में ही अच्छी तरह ये पनपते हैं। प्रवाल जीवों के मरने पर उनके अस्थि पंजर अपने स्थान पर ही जमे रह जाते हैं, और नए प्रवाल उनके ऊपर जन्म ले लेते हैं। प्रवाल के अस्थि पंजरों के इस विशाल जमाव को ही प्रवाल भित्ति कहा जाता है। यानी प्रवाल भित्ति क्या होता है? समुद्र में जो छोटे छोटे जीव होते हैं जिन्हें हम प्रवाल कहते हैं, ये प्रवाल नामक जो जीव होते हैं ये समुद्र के उथले और स्वच्छ जल में अच्छी तरह पनपते हैं, और इनके मरने पर, यानी जब ये मर जाते हैं प्रवाल जीव, और उनके अस्थि पंजर उन चट्टानों से चिपक जाते हैं, और उन्हीं चट्टानों पर दूसरे प्रवाल नाम के छोटे जीव जन्म ले लेते हैं, और प्रवाल के ये जो जीव वहाँ पर मरते रहते हैं, मरने के बाद दूसरे जीव जन्म लेते रहते हैं। तो इस तरह वहाँ कई जीव इकट्ठे हो जाते हैं, और लगातार मतलब कि ऐसी प्रक्रिया वहाँ पर चलती रहती है। तो प्रवाल के इस अस्थि पंजरों के विशाल जमाव को, यानी कि कई जीव वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, इस विशाल जमाव को ही प्रवाल भित्ति कहते हैं। तो प्रवाल नामक जो छोटे जीवों का विशाल जमाव होता है उसे हम प्रवाल भित्ति कहते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की ये जो प्रवाल भित्ति है जिसे हम ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं, ये पूरी दुनिया में बहुत ही फेमस है। प्रवाल भित्ति जिसे हम रीफ भी कहते हैं, तो प्रवाल भित्ति रीफ पर रंग बिरंगे जीव व वनस्पतियां पाई जाती हैं। यानी समुद्र की जो तली होती है वहां पर आपने कई बार देखा होगा स्टूडेंट्स, कई प्रकार के छोटे छोटे जीव उसमें घूमते रहते हैं, और कई पेड़ पौधे मतलब कि उसमें छोटे छोटे से पौधे भी उग आते हैं। तो प्रवाल भित्ति पर रंग बिरंगे जीव व वनस्पतियां यानी कि पेड़ पौधे उस पर पाई जाती हैं, और इन्हें देखने के लिए संसार के विभिन्न क्षेत्रों से लोग यहाँ आते हैं। यानी ये जो नज़ारा होता है जहाँ पर पुराने जीव खत्म हो जाते हैं, उसी के ऊपर नए जीव जन्म ले लेते हैं, और उसी के ऊपर रंग बिरंगे वनस्पतियाँ उगने लगती हैं, नई उगाती हैं। तो देखने में ये नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है, और इन्हें देखने के लिए दुनिया भर के देशों से लोग यहाँ पर आते हैं। और ये कहाँ पर होता है? ये नज़ारा समुद्र की तली में होता है, जहाँ पर देख पाना आसानी से संभव नहीं होता है। तो कोरल चट्टानों अर्थात प्रवाल भित्ति को देखने के लिए पर्यटक शीशा युक्त
पनडुब्बी जहाज का उपयोग करते हैं। यानी ये जो प्रवाल भित्ति है ये समुद्र की तली में है और इसे देखने के लिए पनडुब्बी का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी पनडुब्बी? पनडुब्बी वह है जिसमें कि कांच लगा होता है, क्योंकि समुद्र की तली में सभी का पहुंचना तो मुमकिन नहीं है। इसके लिए जो पनडुब्बी होती है जिनमें शीशा लगा होता है और जो शीशे के माध्यम से लोग उस नज़ारे को, प्रवाल भित्ति को देख पाते हैं, तो उन्हें देखने के लिए वहाँ पर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में न्यूजीलैंड है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण और पूर्व दिशा में न्यूजीलैंड देश है। न्यूजीलैंड एक पहाड़ी द्वीप समूह है। कैसा मतलब देश है ये? पहाड़ी द्वीप समूह है, मतलब पहाड़ी देश है। और कैसा देश है? द्वीपीय देश है। उत्तर तथा दक्षिण दोनों द्वीपों में एक पर्वत श्रेणी उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। उत्तर तथा दक्षिण दोनों द्वीपों में एक पर्वत श्रेणी फैली हुई है और दक्षिण द्वीप में इस पर्वत श्रेणी को हम दक्षिणी आल्प्स के नाम से भी जानते हैं। न्यूजीलैंड के उत्तरी तथा दक्षिणी द्वीपों को सक्रिय कुक जल संधि एक दूसरे से अलग करती है। यानी दक्षिणी द्वीप में पर्वत श्रेणी को हम दक्षिणी आल्प्स के नाम से जानते हैं और न्यूजीलैंड के उत्तर से लेकर दक्षिणी द्वीपों की जो सक्रिय यानी बहुत ही सक्रिय कुक मतलब की जल संधि एक दूसरे से अलग करती है। यानी न्यूजीलैंड के उत्तरी तथा दक्षिणी द्वीपों को ये जो आपस में जुड़े हुए हैं, उत्तरी और दक्षिणी द्वीप आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इन द्वीपों को एक सक्रिय कुक जल संधि के द्वारा मतलब अलग किया जाता है या अलग करती है। यानी इसकी एक ये पहचान है। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जलवायु की। जलवायु, ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है। कैसा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध के विपरीत ऋतुएं होती हैं। यानी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है, इसलिए यहाँ पर जो ऋतुएं पाई जाती हैं वो इसकी दक्षिणी गोलार्ध से ठीक विपरीत ऋतुएं यानी यहाँ पर पाई जाती हैं। जब भारत जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ग्रीष्म ऋतु होती है तो उस समय ऑस्ट्रेलिया में शीत ऋतु होती है। यानी इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और इसलिए यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध के विपरीत ऋतुएं होती हैं। यानी जो ऋतुएं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में होंगी वह भारत में नहीं होंगी, और क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है और ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है। तो जब भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है उस समय ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में शीत ऋतु होती है। यानी कि जस्ट उल्टी इसके अपोजिट ऋतुएं होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध दोनों गोलार्ध में अलग अलग ऋतुएं होती हैं। तो जब 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं तो बताइए उस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी ऋतुएं होगी? तो 22 दिसंबर को भारत में शीत ऋतु होती है क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है और ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है, इसलिए वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है। तो इस तरह ये दोनों देश भारत और ऑस्ट्रेलिया अलग अलग गोलार्ध में स्थित होने के कारण यहाँ पर अलग अलग ऋतुएं होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में वर्षा मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाओं से होती है। ऑस्ट्रेलिया में वर्षा कौन सी हवाओं से होती है? ऑस्ट्रेलिया में वर्षा जो है वह दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाओं से होती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की धरातलीय बनावट के कारण पूर्वी पर्वतीय तट पर अधिक वर्षा होती है। यानी ऑस्ट्रेलिया का जो धरातलीय स्वरूप है उसके आधार पर पूर्वी पर्वत तट पर अधिक वर्षा होती है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर अधिक वर्षा होती है। शेष मध्य व पश्चिमी भाग शुष्क रह जाते हैं। यानी कि ऑस्ट्रेलिया की पूर्व दिशा में अधिक मतलब कि पर्वत श्रेणियां हैं जिस कारण इसके पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है और इसका पश्चिमी और बीच का मध्य भाग यानी बीच का भाग ये कैसा रह जाते हैं? ये शुष्क रह जाते हैं, यानी यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। तो पूर्वी श्रेणियों के अलावा पश्चिमी व मध्य भाग में कोई ऊंचा पर्वत नहीं है जो भाप भरी हवाओं को रोककर जिसमें वर्षा करा सके। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में विशाल मरुस्थल पाया जाता है। यानी ऑस्ट्रेलिया के बीच के भाग में, मध्य भाग में और पश्चिमी भाग में मरुस्थल पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ
पश्चिमी भाग में और मध्य भाग में कोई ऊंचा पर्वत नहीं है जो भाप भरी हवाओं को रोककर यहाँ पर वर्षा करा सके, इसलिए इसके पश्चिमी भाग में विशाल मरुस्थल पाया जाता है। उत्तरी तटीय क्षेत्रों में मानसूनी हवाओं द्वारा तथा दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में विशेषकर तस्मानिया में पछुआ हवाओं द्वारा वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की दक्षिण दिशा में तस्मानिया द्वीप है और यहाँ पर पछुआ हवाओं के द्वारा वर्षा होती है। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की वनस्पति एवं जीव जंतु की, यानी वहाँ पर किस प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और कैसे जीव ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो किसी क्षेत्र की जलवायु व धरातलीय स्वरूप का उस क्षेत्र की वनस्पति पर प्रभाव पड़ता है, यानी किसी भी क्षेत्र की जलवायु और धरातलीय स्वरूप का उस क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति पर उसका काफ़ी प्रभाव दिखाई पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में वर्षा के वितरण के अनुसार वनस्पति पाई जाती है, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जिस तरह की वर्षा होती है जिस क्षेत्र में, उसके आधार पर वहाँ पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तटीय क्षेत्रों में जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ बड़े बड़े वृक्ष व वन पाए जाते हैं। तटीय क्षेत्रों में यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की पूर्व दिशा में काफ़ी वर्षा होती है, इसलिए वहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष वाले वन पाए जाते हैं। पश्चिमी एवं मध्यवर्ती शुष्क भागों में कटीली झाड़ियाँ व घास पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पश्चिमी व मध्य भाग शुष्क रह जाता है क्योंकि वहाँ पर वर्षा नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर घास पाई जाती है और कटीली झाड़ियाँ। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी व उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में अधिक वर्षा व ताप के कारण उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी व उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में अधिक वर्षा के कारण वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं? वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें देवदार, ताड़, बांस, बाओबाब व बोतल वृक्ष मुख्य है। मतलब उन वनों में कौन कौन से वृक्ष होते हैं? उन वनों में देवदार के, ताड़ के, बांस के और बाओबाब व बोतल वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं। दक्षिण पश्चिमी तथा दक्षिण पूर्वी भागों में तथा तस्मानिया में शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। ये किस तरह के वन हैं? ये उनके प्रकार हैं। ऑस्ट्रेलिया के इन वनों में मुख्य वृक्ष यूकेलिप्टस है, यानी कि ये वृक्ष तो पाए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा जो सबसे मेन वृक्ष है वहाँ का वह है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस ऑस्ट्रेलिया में लगभग 500 से अधिक प्रजाति के पाए जाते हैं। यूकेलिप्टस जो वृक्ष है वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कम से कम 500 प्रकार के यूकेलिप्टस वहाँ पर पाए जाते हैं, यानी यूकेलिप्टस वृक्ष की काफ़ी वैरायटी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। यहाँ का कोआला नामक जंतु पेड़ों पर ही रहता है, यानी कि कोआला एक जंतु का नाम है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाया जाता है और ये पेड़ों पर ही रहता है और यूकेलिप्टस पेड़ों की पत्तियां खाता है। कौन से पेड़ों की पत्तियां खाता है कोआला? यूकेलिप्टस पेड़ों की पत्तियां खाता है। ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती भाग के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पेड़ व घास साथ साथ उगती है, यानी ऑस्ट्रेलिया का जो बीच का क्षेत्र है जहाँ पर कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों में पेड़ और घास दोनों एक साथ उगते हैं। यहाँ 2 प्रकार की घास मिलती है। कौन से प्रकार की घास मिलती है? 2 प्रकार की घास मिलती है। उत्तरी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय घास भूमि और दक्षिणी के मरे डार्लिंग बेसिन में शीतोष्ण घास भूमि पाई जाती है, जिसे डाउन्स के नाम से भी जाना जाता है। यानी ऑस्ट्रेलिया में जो घास पाई जाती है उसे हम डाउन्स के नाम से जानते हैं। तो डाउन्स एक घास का प्रकार है जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय घास भूमि और दक्षिण में मरे डार्लिंग बेसिन में शीतोष्ण घास भूमि, तो इन दोनों घास भूमि है मतलब है ये, और इस घास भूमि को ही हम डाउन्स के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र में कंगारू नामक जंतु की बाहुल्यता है, यानी ये जो घास भूमि वाला एरिया है यहाँ पर कंगारू नाम का जो जीव है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो जानवर है, वहाँ का राष्ट्रीय पशु है, ये काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में वैसे भी सबसे अधिक कंगारू पाए जाते हैं। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक चिन्ह है, यानी ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आप देख सकते हैं कंगारू का चित्र भी यहाँ पर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक चिन्ह है, यानी कि वहाँ का राष्ट्रीय जानवर है वो। और एमू, कोकाब्रा तथा लायडबर्ड ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न पक्षी हैं। तो कंगारू के अलावा एमू, कोकाब्रा तथा लायडबर्ड भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के विभिन्न पक्षी हैं।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कीवी भी दिखाया गया है जो कि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। तो एमू बड़े आकार का पक्षी है जो उड़ नहीं सकता लेकिन तेज दौड़ता है। यानी कंगारू के अलावा जो एमू है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, वह एक बड़े आकार का पक्षी होता है जो नाम उसका एमू है और पक्षी है, लेकिन वह उड़ नहीं सकता पर तेज दौड़ता है। तो यानी इसकी विशेषता क्या है? एमू बड़े आकार का एक पक्षी होता है जो कि उड़ नहीं सकता लेकिन तेज दौड़ता है। कोकाबरा विचित्र बोली व हंसी के कारण उसे लाफिंग जैकाल कहा जाता है। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाने वाला ये जो कोकाबरा है, कोकाबर्रा, ये विचित्र बोली यानी इसकी जो बोली है वह थोड़ी अलग है और हंसी के कारण, विचित्र बोली और इसकी हंसी के कारण इसे लाफिंग जैकाल कहा जाता है। लाफिंग मतलब ये अलग तरह से हंसता है, इसलिए इसे लाफिंग जैकाल भी कहते हैं। लायड बर्ड संसार के सबसे सुंदर पक्षियों में से एक है लायड बर्ड। यानी बहुत जो सुंदर पक्षियों की हम बात करें तो उसमें लायड बर्ड का नाम आता है। कीवी तथा पेंगुइन न्यूजीलैंड के प्रसिद्ध पक्षी हैं। तो कीवी तथा पेंगुइन न्यूजीलैंड के प्रसिद्ध पक्षी हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो न्यूजीलैंड देश है, तो कीवी और पेंगुइन ये न्यूजीलैंड के प्रसिद्ध पक्षी हैं। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। यानी कीवी जो पक्षी है यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसा कि चित्र में, ये न्यूजीलैंड देश का राष्ट्रीय पक्षी है और यह भी उड़ नहीं सकता लेकिन बहुत तेज दौड़ सकता है। यह इसकी विशेषता है कि ये उड़ नहीं सकता लेकिन तेज दौड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।